एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुझे ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि पूरा हफ्ता मुझसे लोग बार बार पूछते रहे कि ये वाला शो किस दिन होने जा रहा है। हालांकि हमने अनाउंस किया था कि मंडे को ही करेंगे। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत का एक अहम तरीन शोबा है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़रई मुल्क है, मगर ये सितम ज़रीफ़ी है कि इस शोबे को नज़रअंदाज किया गया मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। और यही वजह है कि हम गंदम, कपास और चीनी तक इम्पोर्ट करने पर मजबूर हैं। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ज़रई शोबे की कारकर्दगी 2.7% रही, जबकि इसका बजट में हदफ 2.8% था। जबकि पिछले माली साल ज़रई तरक्की 3.3 थी। गुज़िश्ता माली साल कपास की पैदावार में 42% कमी हुई, मगर मुल्क में पैदा होने वाली दूसरी फसलों की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा भी देखने में आया। गंदम की पैदावार की शरह नमू 8.1%, गन्ने की पैदावार में शरह नमू 22% रही, चावल की शरह नमू 13.4% रही और मकई की फसल में 7.38% शरह नमू रही। इसी वजह से मुल्क की मईशत की शरह नमू में इजाफा हुआ, जो ओवरऑल रिजल्ट आया। तहरीक इंसाफ इसका क्रेडिट ले रही है, मगर मुस्लिम लीग नून इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। चंद रोज़ कबल हमारे साथ हमारे ही प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के दौर में ज़रई तरक्की की शरह ज़्यादा रही। उस्मान डार साहब, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने चैलेंज कर दिया अता तारड़ को और कहा कि वो इस पर अगले प्रोग्राम में बहस मुबाहिसे में हिस्सा लेंगे। आज वो दिन है। पहले देखिए, लेट्स हैव अ रिकैप। इनकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ 2.8% है। हम 4% पे एग्रीकल्चरल ग्रोथ छोड़ के गए हैं। आपकी मर्जी का चैनल, आपकी मर्जी का एंकर अता तारड़, मैं आ जाऊंगा उस चैनल पे और आपने मुझे 4% अपनी एग्री सेक्टर की ग्रोथ दिखानी है नून लीग के 5 सालों में। अता तारड़ की मर्जी का एंकर। हमारे साथ मौजूद हैं अता तारड़, उस्मान डार एंड ज़रताज गुल साहिबा भी। अता तारड़ साहब, आपके पास नून लीग के दौर में ज़रई तरक्की 4% के सबूत क्या हैं? बहुत शुक्रिया फरिया साहिबा। आज 2 on 1 है और मैं वेलकम करता हूँ जी ज़रताज गुल साहिबा को भी और उस्मान डार साहब को भी। तो मैं तो अपने साथ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स लाया हूँ वो बड़ा क्लियर है। और उस्मान डार साहब ने बहुत बड़ा दावा किया कि वो सियासत छोड़ देंगे, तो वो उनकी मर्ज़ी, उन्होंने छोड़नी कि नहीं छोड़नी। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिवीज़न हुकूमत पाकिस्तान ने बजट से पहले जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान शाया किया, इसके अगर आप आदादोशुमार देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 जो हमारा आखिरी साल था, उसमें ग्रोथ 4% पे दिखाई गई है। मैंने जब उस दिन बात की थी तो मैं आपके शो के लिए नहीं, मैं जनरली बजट पे तैयारी करके आया था। हर सेक्टर की ग्रोथ को फैक्टर इन किया था। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी अपनी हुकूमत के आदादो शुमार बता रहे हैं कि जब हमने हुकूमत छोड़ी तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ 4% पे थी। और क्यों थी? क्योंकि फरिया साहिबा इनपुट सस्ती थी। ट्यूबवेल के ऊपर जो जिम्मेदार को पर यूनिट बिजली का रेट मिल रहा था वो 5.3 रुपीज़ मिल रहा था, आज वो दुगने से भी 3 गुना हो गया है। फिर डीएपी, खाद, सीड्स, इन सब की कीमतें कम थी। इनपुट्स जब कम हो तो ऑब्वियसली आपकी ज़राअत ग्रो करती है। स्मगलिंग नहीं थी, लीकेज नहीं था। डीएपी की कीमत आप देखें ना, हम छोड़ के गए, हमने उस पर दिया, सब्सिडी भी दी, वो हम 1600 पे छोड़ के गए, आज 5353 रुपये डीएपी की कीमत है। तो ये और देखिए, मैं एक बहुत अहम बात यहाँ पे आपके सामने रखता जाऊँ कि जो कपास है, जिसको कॉटन कहते हैं, आपकी बहुत बड़ी जो एक्सपोर्ट होने वाली इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल है। अब अगर आप कपास को देखें तो उसके अंदर जो कॉटन बेल्स हैं वो हम छोड़ के गए थे 2017-18 में 12,000 टन पे, वो अब जाके हो गई है 7,064 टन। लेकिन कॉटन की तो बहुत दुख भरी कहानी बड़े अरसे से चले जा रही है। कॉटन देखे ना, कॉटन की आपकी प्रोडक्टिविटी भी नीचे गई, कॉटन का यील्ड एरिया भी कम हुआ, इससे आपकी ओवरऑल ग्रोथ सफर करेगी। और देखें, जिम्मेदार इसलिए खुशहाल था कि लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था। और जब 4% की ग्रोथ आप फैक्टर इन करते हैं, ये छोड़ दें कि बिजली सस्ती, ये छोड़ दें कि खादें सस्ती, ये छोड़ दें कि बीज सस्ता, ये छोड़ दें कि पेट्रोल सस्ता, कि जब जिम्मेदार अपने अजनास को और अपने जो वो उगाता है अनाज को लेके जाता है मंडी तक या मिल तक या वहां से आगे जब बेचने के लिए लेके जाता है, तो देखिए उसका पेट्रोल सस्ता था, उसके ट्रैक्टर सस्ते थे। तो ये 4% ग्रोथ मैं समझता हूं कि बड़ी फिनोमिनल ग्रोथ थी। हुआ क्या अब इनके दौर में? देखिए, इनके अपने आदादोशुमार है, मैं कोई अपने पास अगर हम पहले इस पे उस्मान डार साहब से पूछते हैं, फिर हम देखते हैं हुआ क्या है ना। सियासत छोड़ना चाहते हैं, मेरा इसरार नहीं है,
लेकिन इतना बड़ा दावा नहीं वो कर है आज हमारे साथ अपने का 2 वर्सेस 1 नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उस्मान डार साहब ने कहा था कि वो ज्यादा वक्त के लिए नहीं आ सकते, उन्हें कहीं और जाना है, लेकिन अपना वादा पूरा करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। उस्मान डार साहब, नून लीग के दौर, हमारे पास भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हम आपको दिखा देंगे, लेकिन नून लीग के दौर में ज़राई तरक्की माइनस होने का आपने दावा किया, आपके पास क्या सबूत है? देखिए प्रिया, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने प्रोग्राम रखा। वैसे तो मैंने कहा था ही नहीं अगले दिन प्रोग्राम करने आ जाए, काश मैं आज आपके स्टूडियो में होता और भी बड़ा जबरदस्त होना था। और लेकिन मैं अता तारड़ से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैंने अता तारड़ को खामोशी से सुना है, अब ये मेरा भाई बीच में नहीं बोलेगा। एक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्रिया कि आप डॉक्टर इशफाक हसन, वो है हमारे पास, वो हम चलाते हैं अभी। पहले आप से पहले वो चला दे ताकि चले, ठीक है पैदा हो। ठीक है, डॉक्टर इशफाक हसन को सब जानते हैं, आपने कहा लेट्स वॉच दैट। मेरे प्रोग्राम में उनसे सवाल मैंने आप दोनों के रिलेशन से वॉच व्हाट ही सेड। ज़राअत जो है पिछले 12 साल से सारी हुकूमतों के रडार से बाहर रहा है। पिछले 12 साल में औसतन ग्रोथ अगर आप एग्रीकल्चर का लें वो तकरीबन 2%, 2.2% है। ये उतना ही बढ़ने की स्पीड है जितनी आबादी बढ़ रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ उनको कोई क्रेडिट लेने की इतनी जरूरत नहीं है, कोई अच्छे परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं थी। अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती तो वो इलेक्शन जीत जाते। उस्मान डार साहब उनको क्रेडिट नहीं दे रहे, लेकिन वो आपको भी नहीं दे रहे। देखिए प्रिया, पहले तो एक न्यूट्रल अंपायर ने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि अता तारड़ जो थे वो गलत बयानी से काम दे रहे। आपके प्रोग्राम में जो बात की जा रही थी वो ये है कि हमें क्यों गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें क्यों चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें क्यों दालें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। कि मेरा ये स्टांस था या मेरा ये आर्गूमेंट था कि माजी की हुकूमतों ने क्रॉप साइड पे काम नहीं किया। देखिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक क्रॉप प्रोडक्शन है, एक आपका लाइफ स्टॉक है। अब जो क्रॉप प्रोडक्शन जिसकी बात यहाँ अता तारड़ कर रहे हैं, और आखिरी साल की मेरा भाई फिगर लेके यहाँ बैठा हुआ है जी, ये देखें जी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। चले, मुझे ये खुशी है और कम अज कम आज अता तारड़ ने ये कंफर्म कर दिया कि ये भी अपनी परफॉर्मेंस आखिरी साल की गिना रहे हैं। और अभी इमरान खान की परफॉर्मेंस का ये लोग गला फाड़ रहे होते हैं। 2023 तक का इंतजार कर लें हमारे लिए भी। एक तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब हुआ क्या, देखे पाकिस्तानियों, क्रॉप में 5 सालों में 2.63% थी इनकी 2014 में, 2015 में 0.15% थी। आप लिखती जाए फ्रिया और बाद में कंफर्म कर लीजिएगा सबसे। 2016 एक डिजास्टर किया मुस्लिम लीग नून ने, जब तबाही की इन्होंने क्रॉप सेक्टर की, -5.27%। कितनी? -5.27% 2016 में, और 2017 में 1.22%, 0.14 इकोनॉमिक सर्वे में। हाँ जी। और जब आप ये सारी फिगर्स इनकी एवरेज लेते हैं ना 5 साल परफॉर्मेंस सेक्टर की, तो इट्स गो 0.69। तो ये जो 4% का दावा अता तारड़ कर रहा था, और यही बात इशफाक हसन साहब कर रहे हैं, और वो उस बात की तस्दीक कर रहे हैं जो 2.2 ओवरऑल 10 सालों की एक प्रोडक्शन साइड रही है क्रॉप की। तो मैं भी इन्हें को यही कहना चाह रहा था, और यही मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा था कि आप लोग फिगर्स के साथ जो फिगर फर्जी करके तो तासर देते हैं कि हमारी बड़ी जबरदस्त इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। अता तारड़ से मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ। इनके ये कहते हैं हमारा जीडीपी जी 5.4 था, हालांकि इनका एवरेज जीडीपी 4.8% था, लेकिन इन्होंने जॉब कितनी क्रिएट की पाकिस्तान में? 50 लाख। इनसे बहुत कम था पीपल्स पार्टी का जीडीपी, 3.3% था, लेकिन उन्होंने 70 लाख जॉब क्रिएट की। और उसकी बुनियादी वजह ये थी वो इनसे बेहतर एक्सपोर्ट में और एग्री में काम कर गए थे। You are comparing PMLN with People's Party। आप अपनी कारकर्दगी से कंपेयर करें। अभी देखें, अब हमारी बात पे ये खुद ही मान रहे हैं, एक तो हमारी 2.8 है। आपने खुद पाकिस्तानियों को बता दिया कि 6 में से 5 बम्पर क्रॉप्स जो आई हैं, जो हिस्टोरिक हैं, तारीखी हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे, जिसमें जो ग्रोथ है पैदावार की वो 8% से लेकर 28% तक है। अब मकसद ये है कि हमें तो जिस तरह का भी इन्होंने हालात दिए, क्रॉप सेक्टर पे काम नहीं किया, लेकिन हमारी हुकूमत ने आके जिस तरह ये गिनाना चाह रहे हैं, क्या किया हमने किसानों के लिए? कामयाब किसान प्रोग्राम जो आया है, किसान कार्ड जो हमने दिया है, सॉफ्ट सब्सिडाइज लोन्स जो हम दे रहे हैं इनको किसानों को, और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में आप किसी किसान को अपने प्रोग्राम में डायरेक्ट लाइव ले लें, पहली दफा पूरे पैसे मिल रहे हैं। 1350 से 1800 अगर हमने इसका रेट किया है गंदम का, ठीक है,
पहले यकीनदानी किसान को पाकिस्तान में कराई गई है कि आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, एडवांस में पैसे दिए गए हैं, जिससे पूरी जान लड़ाई है पाकिस्तान के किसान ने और तरीकी प्रोडक्शन हुई है। अब अता तारड़ से पूछ लें कि जो इनकी 5 साल मैंने एवरेज आपके सामने रखी है, या डॉक्टर इशफाक हसन भी झूठ बोल रहे हैं और उस्मान डार, लेकिन वो तो कह रहे हैं किसी की भी प्रायोरिटी नहीं है, वैसे बम्पर क्रॉप हो गई। लेकिन क्योंकि ज़रताज गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप बिल्कुल न्यूट्रल अगर हमें जवाब दें, मुश्किल है वो देना, लेकिन इफ यू कैन, क्योंकि डॉक्टर इशफाक को हम न्यूट्रल समझते हैं, उनकी बात हमने सुन ली। अता साहब आप ऐड करें। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। देखिए, बात ये हुई थी कि इन्होंने कहा कि हमारे दौर में माइनस थी, मैंने 4% प्रूव कर दिया। अब देखें ना, मैं अर्ज करता हूं ना, अब अशफाक हसन साहब की बात आप ले लें, उन्होंने 10 साल की बात की और 10 साल की एवरेज 2% निकाली। मेरा पॉइंट ये है, और ये डार साहब माने ना माने उनकी मर्जी है, मुझे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर ये फिगर फजिंग थी तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकी हुकूमत है, तो ये इस बुक में शाया ना करते। नंबर 1, लेट्स बी क्लियर अबाउट दिस ना। वो कहते हैं कि जी ये मुस्लिम लीग नून ने 4% अपने आखिरी साल फिगर फजिंग करके, ज्यादती करके, फरेब करके, मकारी करके अचीव किया है। हम इसको नहीं छापेंगे, हम इसको माइनस लिखेंगे। नंबर 1, बट माय पॉइंट इज अगले साल कितनी गई? ये हुकूमत में आते हैं, अब इनके अपने फिगर्स कह रहे हैं 0.56 मैडम, वो भी हमारे पास, और ये अब हमारे दौर के एक फिगर को माइनस बना रहे हैं, वो इनकी अपनी मर्जी है। मगर मैं आपको एक बड़े अदब से 56% रही है 2018 में, इनके पहले साल में 2019 में इनकी रही है 3.3, और अब नीचे आई है, अब आ गई है 2.7, यानी पिछले साल की कंपेयर भी नीचे आई है। मगर इन तीनों सालों में हमारे 4% के बराबर नहीं पहुंच सके। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताइए कि आटे का स्कैंडल हुआ, फरिया साहिबा, आपको पता है कि उस साल मांग कितनी थी आटे की? और आटे को जब एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट किया गया किसी मुल्क की, मुझे पूरे दुनिया के अंदर एटलस निकालें, किसी मुल्क पे हाथ रख दें, हमारी गंदम की जो रिक्वायरमेंट थी 2018-19 में 26.92 मिलियन टन थी, 26.92 मिलियन टन रिक्वायरमेंट थी। हमारी प्रोडक्शन कितनी हुई? 24.479। ईसीसी ने फैसला किया, फेडरल नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री ने फैसला किया कि हमने गंदम को बरामद करना है, बाहर भेज दिया। राइट, नीचे इधर शॉर्टेज हो गई, कीमतें ऊपर चढ़ गई। ठीक, गंदम उगाने वाला मुल्क, हमने गंदम उसके बाद इंपोर्ट दरामद की, वापस मंगवाई। और मुझे देखें, समीउल्लाह चौधरी नामी इनका एक वजीर है भावलपुर से, वो मिनिस्टर एग्रीकल्चर था, उसको घर भेजा गया है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई नहीं पूछा कि अरबों रुपए मुल्क कौम के जाया हो गए, अरबों रुपए खाए गए। ये किसने किया? बाद में फिर वीट की एक्सपोर्ट यानी वीट की बरामद पे इन्होंने बैन लगाया, क्योंकि इन्हें पता था कि यहां पे घपला हुआ है। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने बात की 2% की 10 इयर्स की, मेरी बात का जवाब नहीं मिला। और इसमें लाइव स्टॉक इज नॉट अ मेजर फैक्टर। जो मैं ग्रोथ गिना रहा हूं वो मैं मेजर क्रॉप की गिना रहा हूं। इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है 1 2 3 करके। मैं मेजर क्रॉप्स आपको गिना दूं। मेजर क्रॉप्स हैं, मेज है, आपका शुगर केन है, आपका राइस है, आपका वीट है और आपका कॉटन है। ये 5 आपकी मेजर क्रॉप्स हैं। Right. तो उनकी... Okay, let me come to Zertaj now. Dar साहब, because आप आ नहीं सके हमारे स्टूडियो में, तो let me bring in Zertaj Gul here. Zertaj, जो अशफाक साहब ने कहा उसको पीटीआई अपनी तरफ ले लेगी, पीएमएल अपनी तरफ ले लेगी, लेकिन ओवरऑल नजर ये आ रहा है कि हम कहते हैं ज़रूरी मुल्क है, लेकिन प्रायोरिटी किसी की भी नहीं रही। अच्छा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये कि मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल 2 on 1 नहीं है, क्योंकि अता साहब ने और उस्मान डार साहब ने दूसरे को चैलेंज किया था, उन्होंने दूसरे को आंसर कर दिया। लेकिन जो हमारी आवाम बात सुन रही है, अता तारड़ साहब एक बुक खोल के बैठ जाए या मैं बुक खोल के बैठ जाऊँ, इन एंड जो आवाम समझती है वो क्या समझती है? वो ये बात समझती है कि आप 0.4% पे 2015 में थे पीएमएल एग्रीकल्चर ग्रोथ पे, या आप 2% पे छोड़ के गए। जो भी आपके फिगर्स थे, ये सारी दुनिया को पता है कि पीएमएलएन जो है वो सनतकारों को और इंडस्ट्रियलिस्ट की, क्योंकि उनके बिहाफ पे ये लोग इलेक्शन लड़ते थे, उनको सपोर्ट करती थी। किसानों ने माल रोड के ऊपर जो है वो अपने जितने भी फसलें थी, चाहे वो आलू की थी, चाहे वो प्याज की थी, वो सब आके फेंकी है। इनके दौर में किसानों ने डंडे माल रोड पे लाहौर में खाए हैं। उसकी वजह ये थी कि किसान भूखा मरने वाला हो गया था।
जो इंडस्ट्रियल के साथ उसके साथ तो ऑलरेडी पीएमएल ने धोखा किया। 650 अरब का रिबेट उन्होंने वापस करना था, 1 टका इन्होंने वापस नहीं किया। तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस, तमाम सनतकार इनके खिलाफ चले गए। 650 में से 450 बिलियन का रिबेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दिया। तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हमारे साथ आए और सनतकारों ने क्या किया, सनतकारों ने कहा कि इन्होंने हमारी पीक आवर भी खत्म कर दी है, हमारी बिजली भी इन्होंने सस्ती कर दी और पहली दफा पाकिस्तान में फैसलाबाद के अंदर 50,000 पुरानी लूम्स, 30,000 नई पावर लूम्स जो बांग्लादेश शिफ्ट हो गई थी पाकिस्तान में चलना शुरू हुई है। तो सनत होगी। अब एग्रीकल्चर पे आती हूँ। जो आवाम को समझ आती है कि पिछली हुकूमतों की कभी भी जो है वो ज़रूरी तरक्की या इस तरह की कोई प्रायोरिटी नहीं थी। प्रायोरिटी हमारी हुकूमत ने कैसे बनाई है, हमने इस बजट के अंदर ये जो अभी तरीन साहब ने, जो शौकत तरीन साहब ने पेश किया, उसमें हमने 53 बिलियन जो है वो ज़मींदार या किसान के लिए रखे हुए हैं। ये मेरे पास भी ये बुक है, ये मेरे पास बजट की वो है और इसके अंदर 63 बिलियन से हम 900 बिलियन के ऊपर जो है वो अपना पीएसडी पे लेके गए हैं। उसमें जो है फूड एग्रीकल्चर के लिए 12 बिलियन और बाकी 40 बिलियन हमने सिर्फ किसान को खुशहाल करने के लिए, जिसमें 1.5 लाख के ऊपर किसान को पहली दफा इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। आप 1.5 लाख, आपके पास जमीन है, आप 1.5 लाख आप कर्ज लेना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आप इग्नोर किया है सबने, आपने भी पहले 2 साल में, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हमने इग्नोर किया। आप ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, आपके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपको किसान कार्ड पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पंजाब हुकूमत ने दिया है, जिसके ऊपर उसको खाद के ऊपर, उसको बीज के ऊपर उसको सब्सिडी मिलेगी। पहली दफा गवर्नमेंट ने किसानों को जिसको कहते हैं ना कि उसको एम्पावर करने के लिए 53 बिलियन एक ह्यूज रकम है। मेरा सिर्फ अता तारर साहब से ये सवाल है कि मैं तो 53 बिलियन का बजट बता रही हूँ, ये मुझे किसान का बता दें। और इन्होंने कुछ चीजें आपको बताई हैं कि बम्पर क्रॉप्स होती हैं जिसको हम कहते हैं। अगर तो हमारे दौरे हुकूमत में एग्रीकल्चर फ्रेंडली पॉलिसीज ना होती तो ये मेरे पास वीट की प्रोडक्शन इस फाइनेंशियल ईयर में 8.1% के साथ बढ़ी है। फिर मेरे पास जो है ये रिकॉर्ड जो है वो राइस की प्रोडक्शन 13.6% बढ़ी है। ठीक है। फिर एक सेकंड, मेरे पास जो है शुगर केन की 22% बढ़ी है। मेरे पास इस वक्त जो है मेज की 7.4% बढ़ी हमारी। अब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कॉटन बेल का ये हाल था और आपके टाइम पे गंदम। देखिए मेरी एक बात सुने, शुगर माफिया को किसकी छतरी के नीचे अम्ब्रेला मिली? इनकी यहाँ शुगर मिले मेरी तो नहीं थी ना। 86 शुगर मिले या तो शरीफ फैमिली की थी या जरदारी फैमिली की थी, ओमनी ग्रुप्स की थी या शरीफ ब्रादरान की थी, उसकी एक शुगर मिल थी, उसकी एक शुगर मिल थी। अब देखिए वो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी मार्केट में वो चले जाए। तो मेरा सिर्फ सवाल ये कि अगर ये हुकूमत ने पहली दफा किसानों को इतना बड़ा पैकेज दे दिया कि हम उसको एम्पावर कर रहे हैं, क्लाइमेटिक जोन हम लोगों ने, और आपने कहा ना भाई खड़ी फसलों के ऊपर जब बारिश हो जाती है और गंदम की तबाही हो जाती है, अगर आज उसी किसानों के पास 1200 अरब जेब में चला गया, परचेसिंग पावर चली गई है, उसको खाद सस्ती मिल रही है, हम उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, 1.5 लाख आप मुफ्त में ले सकते हैं, आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप देखिए वो इंटरनेशनल चीजों से भी देखा करें, तो प्लीज आप इस तरह चीजों को इस तरह ना करें। हमें खुश होना चाहिए, किसान पहली दफा खुशहाल होगा। 53 बिलियन जब उसकी कैपेसिटी जाएंगे, प्लीज आप बता दें आपने कितना बिलियन बजट दिया था। ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन आप सबने बड़े इंटरेस्टिंग अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखे हैं, चैलेंज भी एक्सेप्ट किया, उसको आगे लेके चलिए। ज़ताज गुल साहिबा, थैंक यू। उस्मान डार साहब, आई नो वो काफ़ी ऑक्यूपाइड थे बट उन्होंने टाइम निकाला। चैलेंज में कौन ठीक बात कर रहा है, इस पे हम पोल खोल देंगे अब तक के ऊपर भी और हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी, सो डू आंसर देयर। हम वक्फा लेते हैं, उसके बाद जो सवाल ज़ताज गुल साहिबा ने अभी रेज किए, वी विल आस्क अता तारर राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। बहुत सारे सवालात ज़ताज गुल साहिबा ने वक्फे पे जाने से पहले छोड़े, उसके अलावा जो हमारा पोल है वो ओपन है ऑन अब तक एंड ऑन आवर ट्विटर अकाउंट, जहाँ पर आप बता सकते हैं कि चैलेंज में आपको कौन लगता है, किसने सही जवाब दिया, अता तारर ने या उस्मान डार ने। जो बातें की उन्होंने कहा पहली दफ़ा हम इतने इंसेंटिव दे रहे हैं, किसान के हालात बेहतर होने जा रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए इसके ऊपर। देखिए मेरा सिंपल सवाल फरिया साहिबा ये है, गंदम की बम्पर क्रॉप है, आटा
हमारे दौर में 45 रुपए किलो था, आज बाहर 85 रुपए किलो मिल रहा है। देखिए ना, लेट्स बी फेयर। मुझे ये बताएं कि आज एक आम आदमी जब आटा लेने जाता है तो वो बम्पर क्रॉप के बेनिफिट्स वो क्यों रीप नहीं करता? ठीक, यानी जो, और मैं आपको एक और फिगर बताऊं, इनका अपना फिगर है, गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग धकेले गए हैं वो 2 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे। हमने 2 करोड़ को बाहर निकाला था, गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके गए थे। और एक बड़ी परेशान कुन बात है फरिया साहिबा, मिडिल क्लास इस मुल्क की खत्म होती जा रही है और ये इसकी वजह गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। अब आ जाए किसान पैकेज की तरफ। मुझे ये बताएं कि जो मैंने आटे की बात की कि आज आटा जो है वो 85 रुपए किलो है बम्पर क्रॉप के बावजूद। आज शुगर केन की, गन्ने की बम्पर क्रॉप है, चीनी बाहर 100 रुपए किलो मिल रही है। और मैं आपको एक और बात इसमें ऐड करता चलूं, इन्होंने चीनी पे नया टैक्स लगाया इस बजट में, इनकी बजट बुक में लिखा हुआ है। अब जो नया टैक्स लगाया है उस पर उन्होंने कहा है कि जो चीनी की खरीदारी है उसके ऊपर टैक्स है, जब आप मार्केट में जाएंगे तो उस पर टैक्स लग जाएगा। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीनी की कीमत इस नए टैक्स की वजह से 7 रुपए किलो बढ़ेगी। आगे आ जाएं, जो इनपुट्स की मैं बात कर रहा था, हमारे दौर में किसान जो ट्यूबवेल के ज़रिए अपनी खेतों को, अपने खलियानों को सैराब करता था पानी से, 5.3 रुपए पर यूनिट बिजली पे उसको पड़ता था। आज 12 से 13 रुपए यूनिट पड़ रहा है। आज आप डॉलर का रेट देखें कहाँ चला गया। हमने 2015 में 341 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया 2015 में, उसमें से 140 अरब की हमने इनपुट्स पे सब्सिडी दी, जिसके अंदर मुझे याद है कि फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब ने मिल के खादों के ऊपर सब्सिडी दी और एंड तक देते रहे। 180 अरब रुपए के हमने किसान को आसान एक साथ के लोन दिए। और देखें, महंगाई तब 3% थी 2015 में, ठीक और है, हम 4% पे छोड़ के गए। आज महंगाई ये खुद कह रहे हैं कि 10.87% है। मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए कि आपने चले गंदम तो शॉर्टेज के बावजूद एक्सपोर्ट कर दी, फिर इंपोर्ट की। आपने चीनी की बात की, चीनी माफिया की। मैं उस एनआरओ पे नहीं जाता, मैं वाजिद जिया की ट्रांसफर पे नहीं जाता, मैं जहांगीर खान तरीन पे नहीं जाता। नहीं, मैं देखिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस वाजिद जिया साहब से आप लोगों को भी कोई खास मोहब्बत नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ ना, देखे ना, वो उनको चेंज किया गया बजट पास कराने के लिए कि जहांगीर खान तरीन के लोग आ जाएं। मेरा पॉइंट ये है, आप किस किस्म के मुल्क के अंदर आप पहले गंदम को एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं? किस किस्म की मुल्क के अंदर आपको जब बताया जाए कि चीनी की शॉर्टेज है मुल्क के अंदर, चीनी की मांग ज्यादा है, पैदावार कम है, आप चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर आप चीनी वापस इंपोर्ट करते हैं। आज चीनी 100 रुपए किलो क्यों है? आम आदमी को क्यों चीनी जो है वो सस्ती नहीं मिल रही? और जो एग्रीकल्चरल मशीनरी उस पर आ जाए, हमने उसमें जो टैक्सेस थे उस पे 43% से हम उसको 9% पे नीचे लेके आए। देखिए ना, मतलब ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। मेरा पॉइंट ये है कि आज अनाज उगाने वाले इलाके, जो देही इलाके हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो शुमारियात का इदारा है, वो कहता है कि खाने पीने की अशिया की जो महंगाई है, अफराते ज़र है, इन्फ्लेशन है, वो 15% है। शहरी इलाकों में खाने पीने की अशिया की जो महंगाई है वो 13% है। तो जो आम पाकिस्तानी है जिसकी तनख्वाह 10 से 18 हज़ार के दरमियान है, वो 1/3 अपनी इनकम का खाने पीने की अशिया पर खर्च करता है। आज 1 करोड़ 30 लाख बच्चे पाकिस्तान में भूखे हैं। ये यूएन की रिपोर्ट है कि मैल न्यूट्रिशन की तरफ मामला जा रहा है, लोग भूखे सो रहे हैं। परसों हम बजट स्पीच की तैयारी कर रहे थे तो हमें ख्याल आया कि ये 2 वक्त की रोटी तब खत्म हो गई है। अब हम 2 वक्त की रोटी नहीं कहते, अब हम 1 वक्त की रोटी कहते हैं, क्योंकि गरीब को 2 वक्त की रोटी इस मुल्क में मुयसर नहीं है। तो वो माफियाज कौन है जो कीमतें इतनी ऊपर ले गए हैं? वो माफियाज कौन है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो ये पता लगना चाहिए। ह्यूमन एंगल जो होता है दैट मेक्स यू इमोशनल, एंड अता ताहिर साहब इज अ बिट इमोशनल राइट नाउ, एंड आप को ये एज हासिल है कि आप हल्के को समझती हैं, हल्के में होती हैं अपने वीकेंड पे तो हमेशा, प्लस आप इलेक्ट होकर आई नहीं है, तो आपका डायरेक्ट ताल्लुक है अपने हल्के के लोगों से। जो फूड इन्फ्लेशन है, इट्स स्टिल एन इशू। और खुसरो बख्तियार साहब ने भी कंफर्म किया, वो कह रहे हैं पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं प्राइसेस, तो पाकिस्तान में भी बढ़ रही हैं, लेकिन जो 10% वो भी सिर्फ सरकारी मुलाजमीन का इंक्रीज है, वो आपकी इन्फ्लेशन के रेशो से कभी भी मैच नहीं करता। अच्छा, तो देखिए, आपका हल्का आपसे सवाल करेगा। देखिए फरिया, पहली दफ़ा हुआ है कि हमारी अपोजिशन को बजट में समझ नहीं आ रहा कि वो किस चीज़ के ऊपर एतराज़ करें। वो इस चीज़ के ऊपर एतराज़ करे कि हमने 850 सीसी गाड़ियाँ सस्ती कर दी हैं और हर मिडिल तबका जो है वो गाड़ी चला सकेगा। उनको ये समझ नहीं आ रहा। उनको ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो 260 बिलियन जो है, जो एहसास प्रोग्राम है, जो अवाम जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनको जो रिलीफ मिलेगा, और दुनिया में वर्ल्ड बैंक ने जो 3000 से ज़्यादा
डायरेक्ट जो आवाम के रिलीफ के लिए प्रोग्राम वो किए, कैटेगराइज किए, उसमें जो रिलीफ प्रोग्राम था वो एहसास पाकिस्तान का 4थे नंबर पे उसने उसको कैटेगराइज किया कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है। तो हमने 160 बिलियन उसके लिए रखे जो आवाम को, जो गरीब को, नादार को, बेवा की, माजूर की मदद होगी। PMLN को या अपोजिशन को ये समझ नहीं आ रहा कि उसके ऊपर एतराज़ करें। या फिर अगर आप कहते हैं कि मैं अपने हल्के से इलेक्शन जीत के आई हूँ, इसका आवाम के ऊपर क्या ताल्लुक है? कोई किसान, कोई मजदूर, कोई माशी इशारे देने वाला, कोई इकोनॉमिस्ट या कोई बिजनेसमैन इस बजट के खिलाफ नहीं आया। उसकी क्या वजह है कि 74 सालों से आप दावे कर रहे हैं कि हर बार कहते हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे, लेकिन बजट हमेशा कोई ना कोई माफिया के लिए होता है। लेकिन पहली दफ़ा ये बजट है कि जिसमें आवाम के लिए जो है वो रिलीफ रखा गया है। इन्होंने कहा तारड़ साहब ने कि इनके दौर में आटा पता नहीं 40 रुपए जो है वो था और हमारे दौर में अभी महंगा है। वो ये भी कह रहे हैं अगर बम्पर प्राइस हो गया, पहले 2 वक्त की रोटी। अच्छा, अगर बम्पर प्राइस हमारे दौर में हुई है, गंदम की पैदावार सबसे ज्यादा हुई है और 5 बम्पर प्राइस वो हुई है, क्रॉप्स हुई हैं, तो आटा क्यों नहीं मिल रहा? सबसे पहले तो मैं इनको ये बात बता दूं कि पिछले साल 868 रुपए 20 kg आटे का थैला था। इस दफा यूटिलिटी स्टोर पे 7.8 बिलियन, जो कि अभी भी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो फेडरल गवर्नमेंट ने एक बजट दिया, डायरेक्ट रिलीफ दिया, 20 kg जो है इस वक्त 800 रुपए मिलता है। ठीक, आप उसको 20 kg को तकसीम कर दें 800 रुपए के, आपको 20 kg या एक कितने किलो का मिला। अगर आपके दौर में इतना आटा सस्ता था तो मुझे तो याद है कि प्रेग्नेंट खवातीन जो ये लोग इतवार बाजार में खादिम आला साहब जो आटा भिजवाते थे, भगदड़ मच जाती थी। 2 खवातीन जो है उसके अंदर मर गई थी, फोत हो गई थी लाइन में लगने से और भगदड़ मचने से, अगर आपके दौर में इतना मिल रहा था। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे आम आवाम को, अब देखिए हमारे आम आवाम जो है, आपने कहा कि जी बिजली महंगी थी हमारे दौर में, हमने तो बिजली के गलत मुआहदे कौन करके गया है? सर्कुल जो बिजली का जो डेट है वो कौन चढ़ा के गया है? शेडिंग तो खत्म हो गई थी, नहीं फिर आ गई। नहीं, जब नवाज शरीफ साहब वापस गए तो क्या तमाम बिजली लपेट के साथ ले गए? क्या आपको याद नहीं है कि जब जरदारी साहब जो है, जब प्रेसिडेंट थे, फेडरल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी हुकूमत की थी, शहबाज शरीफ साहब मीनारे पाकिस्तान पे पंखा जला करते थे और उन्होंने बाकायदा ग्रिड स्टेशन पे हमला कर दिया था कि बिजली नहीं है। तो ये कैसी बात करें? लिहाजा इन्होंने मायदे किए। हमने पहली दफा सब्सिडी हमने आम आवाम के लिए की। हमें प्रोग्राम IMF ने कहा कि आप महंगाई पास ऑन करें गरीब आवाम को, ठीक है, आप बिजली की कीमत बढ़ाएं, हमने नहीं बढ़ाई। हमने सब्सिडी बिजली में रखी ताकि बिजली के बिलों में इजाफा ना हो। पाकिस्तान को बिजली की जरूरत नहीं है जो ये महंगे, पाकिस्तान को सस्ती बिजली की जरूरत है। हम रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करें, 60% पे जो है हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे 2030 तक। हम 30% अपनी ई-व्हीकल पॉलिसी ले आएंगे, 30% हम उसके ऊपर जो है वो बिजली जो आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर लें 30 सेकंड। और दूसरा 1 सेकंड, दूसरा इन्होंने कहा ना कि महंगाई में इजाफा हुआ है, तो ये वो मेरे तो पास है, वो नहीं कह रहे हैं, वो हम मानते हैं, लेकिन वो दुनिया में ना 40% जो है वो अशाम महंगी हुई है, पाकिस्तान में सिर्फ 9% महंगी हुई है। मेरा सवाल ये था कि क्या आपने हल्की के लोगों को आप ये कह सकती? इस दफा वो इस बजट से इंतहाई खुश हैं, किसान बहुत खुश है, सनतकार बहुत खुश है, आम आवाम बहुत खुश है और उनको ये भी पता है कि बिजली में भी इजाफा नहीं हो रहा, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। दूसरा इन्होंने कहा महंगाई में इजाफा 26.5%, महंगाई में इजाफा 26.5% हुआ है पाकिस्तान में 2020-21 में 9% हुआ है, लेकिन हमने फीकस आमनी जो है वो 36.6% बढ़ाई है, यानी हमने बाइंग पावर जो है आम आवाम की बढ़ा दी है। और ये जो कह रहे हैं दूसरा आप रिफ्यूट कर देना, साहब कह रहे हैं कि एक सर्वे हुआ है कि जिसमें इतने लाख जो है वो बेरोजगार हुए। कोविड के अंदर पूरी दुनिया में रिसेशन आया, उसमें लोग बेरोजगार हुए, पाकिस्तान समेत। लेकिन क्या दुनिया ने पाकिस्तान की और दुनिया ने IMF ने इवन क्या पाकिस्तान की तारीफ नहीं की कि पाकिस्तान जो है अपनी पूरे साउथ एशिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपने हमसाया ममालिक के कंपैरिजन में पाकिस्तान के तमाम इशारे दुरुस्त हो रहे हैं। मैं तारड़ सबसे कहती हूँ कि गुर्बत का जो लास्ट जो सर्वे होता है
15-17 में हुआ था, इसके बाद कौन सा सर्वे हुआ है? प्लीज आप मुझे बता दें किस सर्वे की आप बात बता रहे हैं। हम एक ब्रेक ले लेते हैं। अतातार साहब, आपने कहा बिजली पे आप तफसीलन बात करना चाहती हैं, लेकिन तब बिजली के जो मुआहदे हैं उनका इशू आज हम पूछ लेते हैं अतातार साहब से राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आज पार्लियामेंट का भी आपको बता दें बजट का आगाज हुआ, जिस वक्त हुआ था तो एक बार फिर हंगामा आराई हुई और नारेबाजी भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से इजलास भी मुलतवी हुआ। अपोजिशन लीडर की भी तकरीर आप लोगों ने सुनी। सो जो क्वेश्चन करी हैं ज़रताज गुल साहिबा, और ख़ासतौर पे बिजली के हवाले से कि तमाम मामलात आप लोगों के छोड़े हुए हैं, उसको वक्त लगेगा ठीक होने में। देखिए, एक तो जो बिजली के मुआहदे हम करके गए थे, LNG के मेनली हमने प्लांट्स लगाए RLNG के। कतर के साथ हमारे मुआहदे थे। कतरी गवर्नमेंट ने इनको कहा कि LNG की कीमत आलमी मंडी में बहुत नीचे गिर गई है, आपके पास जो LNG के कार्गोज हैं आप हमारे साथ एक्सचेंज कर लें। अब फरिया साहिबा, मई से जुलाई 2020, मई टू जुलाई 2020 LNG के कार्गोज की कीमत $4 पर यूनिट थी। हमारी लोकल गैस प्रोड्यूस होती है $6 पर यूनिट पे। हमें लोकल गैस से भी सस्ते हमें बाहर से LNG के कार्गोज मिल रहे थे। हुआ क्या, इन्होंने ऑर्डर ना किया टाइमली। जब ऑर्डर नहीं किया टाइमली, इसकी कीमत बढ़ती गई। और ये अगस्त में आपको ऑर्डर करना होता है बिकॉज सर्दी में गैस की मांग बढ़ जाती है। इन्होंने जब ऑर्डर ना किया, डिले करते रहे, और ये इतनी सस्ती LNG थी कि पूरी दुनिया में इतनी सस्ती कहीं नहीं थी। वो कीमत $4 पर यूनिट से $32 पर यूनिट पे चली गई। अब बाय दैट टाइम 36 अरब का नुकसान था। इवेंचुअली जब ये मामला क्लोज हुआ तो 122 अरब रुपया हम लूज कर चुके हुए थे LNG की मद में, 122 बिलियन रुपीस। हमारे यहाँ प्लांट किस चीज़ पे चले? गैस पे चलते हैं। हमारे यहाँ प्लांट चले डीजल के ऊपर। डीजल सबसे इनएफिशिएंट फ्यूल है प्लांट चलाने के लिए। और वजीर साहिबा जो हैं ये माहौलियात को देखती हैं, इनको भी इस बात का अदराक होगा कि डीजल पे कोई प्लांट नहीं चलना चाहिए। उसकी एमिशंस जो निकलती हैं, जो कार्बन निकलता है, वो माहौल के लिए बहुत डेंजरस है। अब ये इन्होंने मामला किया और स्टेट बैंक ने रिसेंटली अपने फिगर्स में दिखाया है कि हमारी LNG की डील्स की वजह से जो हमने टाइमली की, सस्ती की, 400 अरब रुपए की बचत हुई। अब इन्होंने अगर ये टाइमली कर लिया होता LNG के मुआहदे $4 पर यूनिट पे, तो आज आपको $1 बिलियन साल की सेविंग होती। नंबर 1। नंबर 2, हमने मुआहदे जो किए थे वो EPC हो, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग हो, वो चाहे नेपरा का टैरिफ हो, हमने सीमेंस के प्लांट लगाए, हमने नामी ग्रामी कंपनीज के प्लांट लगाए, और वो सारे प्लांट 60 to 70% एफिशिएंसी पे चलते थे। पुराने प्लांट आप देख लें, आप जामशोरो देखें, वो 28% एफिशिएंसी पे चलता है। अगर इन्होंने मुआहदे आके नए भी किए हैं, रिवाइज भी किए हैं, मुझे बताएं इनको किसने रोका था कि ये आज मुआहदे चेंज कर देते, रिवाइज कर देते, नए मुआहदे कर लेते? हम वाफिर बिजली बना के गए। और मुझे बताएं, हम इजी क्या आप इंटरनेशनल मुआहदे रिवाइज होते इन्होंने किए IPPs में। हम सस्ती बिजली छोड़ के गए, वाफिर छोड़ के गए। IPPs में तो आप मान रहे हैं कि अशफाक साहब भी कह रहे हैं कि इनकी बिजली का मामला लोड शेडिंग का सिर्फ इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस और इस वक्त जो लोड शेडिंग का इस वक्त लोड शेडिंग का मामला, ये कब तक ठीक हो जाएगा? ज़रताज गुल साहिबा, कहा गया था 1 हफ्ते में ठीक होगा, नहीं हुआ। फरिया, अगर इतनी अच्छी इनकी हुकूमत थी ना, तो $19 बिलियन का खसारा इस मुल्क के ऊपर ना छोड़ के जाते, और 31 ट्रिलियन 31,000 अरब का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर ना छोड़ के जाते, जिसको पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली दफ़ा सरप्लस किया है। ठीक है, और जो अगर आप अभी गूगल करें, आप गूगल करें, आपको LNG में, आपको LNG जी आप करंट प्राइमरी बैलेंस और करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रही हूँ। एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ाई? वो अच्छा, वो भी आपके भी 20 आप नहीं आप फसाए ना, पहले पूरी बात सुने। अच्छा, तो $19 बिलियन का खसारा छोड़ के गए थे, जिसको हमने सरप्लस किया, और 31,000 अरब का कर्जा छोड़ के गए थे, जो हम वापस करें, कर्जे के ऊपर सूद भी हम वापस करें। अब जरा मैं आ जाती हूँ बिजली के ऊपर। अभी आप गूगल करें, आपको स्कैंडल पहला मिल जाएगा कि LNG के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी ने और मिफ्ता इस्माइल ने क्या गुल खिलाए थे। देखिए, आप कह रहे ना कि हम मुआहदे करके गए थे, आपने इस मुल्क को कर्जों में, IPPs में, LNG में इतने बड़े बड़े स्कैंडल दिए। पाकिस्तान बिजली कंज्यूम करे ना करे, हमने उसकी कैपेसिटी चार्जेस पैसे हमने देने हैं। दूसरा, ये जो मुआहदे करके गए थे किकबैक्स के लिए, जो किकबैक्स के लिए करके गए थे ना, उसमें क्या हुआ था कि
कि पैसे में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो हमसे पाकिस्तान से डॉलर के अंदर जो है हम उनको वापस करें। जरा आप अंदाजा लगाएं तो प्लीज इस तरह की बातें ना करें। अभी कहां गया जिन्होंने लिया? अभी जो है 682 बिलियन लोड शेडिंग ठीक हो जाएगी, हम इससे सब पूछ रहे हैं, ये बता दें लोड शेडिंग ठीक हो जाएगी? 682 बिलियन वो कह रहे नहीं होगी। सुन लेना, 682 बिलियन की हम जो है वो सब्सिडीज दे रहे हैं, उसमें हाईएस्ट जो है हम वापडा को ये डेफिसिट में छोड़ के गए थे। हम वापडा को ठीक है, लेकिन लोड शेडिंग खत्म होगी कि नहीं? लोड शेडिंग ना हो, वो लंबी और आवाम के ऊपर बोझ ना पड़े, हम आवाम के ऊपर बोझ नहीं डालने देंगे। बिजली की प्राइस सारे एग्रीमेंट डॉलर में होते हैं। प्राइस